Hello class, welcome to the second part of your previous year question paper for CET means commerce. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बचे हुए 50 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100. तो क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि डैश स्टोर हैव सेवरल डिपार्टमेंट्स सच एज क्लोथिंग, पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स. बुक्स भी है यहाँ पे, स्टेशनरी भी है, हाउस वेयर गुड्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, सभी एक छत के नीचे आपको मिल रहे हैं. तो ये कौन सा स्टोर है? तो जहाँ भी डिपार्टमेंट्स की बात आए वो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर होता है. जब स्पेशलिटी स्टोर की बात करता है तो वहाँ पे स्पेशल एक ही प्रोडक्ट मिलता है. चेन स्टोर इज काइंड ऑफ अ फ्रेंचाइजी. कन्वीनियंस स्टोर वो होता है जहाँ पे आपको FMCGs एक जगह पे मिलती हैं, ड्यूरेबल गुड्स नहीं मिलती हैं. जो आपके पास वाली दुकान होती है, बिल्कुल घर के पास वाली जो दुकान होती है, उसको आप कन्वीनियंस स्टोर बोलते हैं. वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सामान जैसे कि AC है, फ्रिज है, वो नहीं मिलेंगे. वेयर एज आप अगर किसी सुपर मार्केट में जाएं तो वहाँ आपको वो चीज़ें भी मिल जाएंगी. तो इस क्वेश्चन में डिपार्टमेंटल स्टोर पूछा गया था. क्वेश्चन है आपका जो एक यूनिट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की आपके सिलेबस में, उसमें स्टोर लेआउट का टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है. टाइप्स ऑफ स्टोर्स भी है आता है, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है. आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 52. डैश एज अ प्रोसेस, यानी प्रोसेस होगा जो इन्वॉल्व करता है, क्या होता है उसमें, डिटरमाइन करना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. आपका जो भी भविष्य का कार्यवाही है उसका निर्धारण करना इनमें से कौन सी प्रक्रिया में आता है. तो सिंपल है, प्लानिंग में ही आता है. ऑर्गेनाइजिंग में तो हम ऐसा नहीं करते कि प्लान्स बना रहे हैं, प्लानिंग में प्लान्स बनाते हैं. ऑर्गेनाइजिंग में प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी जो एक्टिविटीज़ है उन्हें डिसाइड करते हैं, एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं, एक्टिविटीज़ को असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी डिसाइड करते हैं. वो काम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं. स्टाफिंग में आपने अब तक का जो काम पेपर वर्क जो इन दोनों में किया था उसमें मैन पावर को रिक्रूट करने का काम आप स्टाफिंग में करते हैं. फिर आता है सबसे लास्ट जो आपका फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में आपने प्लानिंग में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ जो है वो किया जाता है कंपैरिजन, और फिर आपकी डेविएशंस जो होती हैं उनका पता लगाया जाता है. डेविएशंस अगर ज़्यादा हैं या अनएक्सेप्टेबल हैं तो उनके ऊपर फिर काम किया जाता है. दैट इज़ ऑल. तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था आपसे जिस प्रक्रिया के बारे में, वो प्रक्रिया है आपकी प्लानिंग की. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू प्राण वायु वन देवता योजना, प्राण वायु वन देवता पेंशन स्कीम इन हरियाणा, हाउ मच पेंशन विल द कस्टोडियन ऑफ ट्रीज रिसीव. तो हरियाणा में प्राण वायु वन देवता योजना, उस समय ना ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस समय के. उस समय ये योजना नई नई आई थी, तो इसीलिए ये आपसे पूछ लिया गया. इस योजना के अंतर्गत क्या होता था कि जो 75 ईयर्स से ज़्यादा के जो पेड़ हैं उनके जो भी कस्टोडियन है, वेदर इट इज सरकार और कोई भी इंडिविजुअल है, उसको प्रति वर्ष 2850 रुपये मिलेंगे उन पेड़ों की मेंटेनेंस करने के लिए, उन पेड़ों की जो है रखवाली करने के लिए, उन पेड़ों को ठीक ठाक कंडीशन में रखने के लिए. इसमें पेड़ भी कुछ स्पेसिफाइड थे, जैसे कि आपका बरगद का पेड़ था, बरगद का पेड़, बरगद, नीम का पेड़, नीम पीपल का पेड़, इस टाइप के पेड़ थे जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं. उस प्रकार के पेड़ जो 75 वर्ष से अधिक पुराने हैं उनके कस्टोडियन को प्रति वर्ष 2850 रुपये गवर्नमेंट देगी उन पेड़ों की देखभाल करने के लिए. ये क्वेश्चन था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हरियाणा करंट अफेयर. देन क्वेश्चन आता है 54 जो कहता है कि विच प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इनिशियल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. हाई इनिशियल प्राइस याद लिखा देखते ही या फिर शुरुआती उच्च कीमत देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए स्किमिंग, स्किमिंग द मार्केट क्रीम. स्किमिंग और पेनिट्रेशन को हिंदी में भी स्किमिंग और पेनिट्रेशन ही बोला जाता है. इनका अर्थ होता है, स्किमिंग द मार्केट क्रीम का मतलब होता है, स्किमिंग का मतलब होता है मार्केट की क्रीम उतार लेना, है ना. जो जो भी जितना जितना पैसा है मार्केट में उस प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल, वो पूरा का पूरा हम ही ले लें. इस प्रकार का इनिशियली जब हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो उसके लिए ऐसा प्राइस हम निर्धारित करते हैं. जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये ले लूँ कि अभी तक मोबाइल फ़ोन आए नहीं है मार्केट में, तो मोबाइल फ़ोन जब पहली बार आए हैं तो उनका मनचाहा रेट आप वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से, क्योंकि ना तो उसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है और वो लोगों की ज़रूरत है.
तो जितना लोग पे करने के लिए विलिंग है वो उतना ही हम उनसे ले लेंगे, यानी यहाँ पे जो कंज्यूमर सरप्लस है वो जीरो होता है। कंज्यूमर सरप्लस जीरो होता है इस केस में। किस केस में? आपका स्किमिंग के केस में, क्योंकि यहाँ पे आपसे मैक्सिमम प्राइस चार्ज किया जाता है, किससे? कस्टमर से। ये है ना स्किमिंग और पेनिट्रेशन, ये दोनों ही जो स्ट्रेटेजीज हैं ये है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो है वो है ये स्ट्रेटेजीज। पोस्ट बेस्ड है या फिर आपका कंपटीशन बेस्ड है, ये आती है आपकी ऑन गोइंग जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब न्यू प्रोडक्ट और ऑन गोइंग प्रोडक्ट में क्या अंतर है कि न्यू प्रोडक्ट तो जो बिल्कुल ही मार्केट के लिए नया है, हो सकता है दुनिया में ही नया हो, वो सबसे पहली बार ही लॉन्च किया गया हो, या हो सकता है कि आपके एरिया में वो प्रोडक्ट पहली बार आया हो, तो उससे किस तरह के रेट्स मार्केटर जो है वो चार्ज कर सकता है। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, मनचाहे रेट चार्ज कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर उस प्रोडक्ट की जरूरत है तो वो देंगे भी। दूसरा है, लोगों को ज़रूरत नहीं है, उनको आदत डालनी है। तो उनको आदत डालनी है यानी कि मार्केट में पेनिट्रेट करना है, यानी मार्केट में पूरी तरह से रम जाना है हमें। तो उस केस में जो मार्केटर होता है वो बड़ा स्मार्टली प्ले करता है। वो क्या कहेगा? कहेगा इनिशियली इनसे कम प्राइसेस लो, जैसे जियो ने लिया था, कम कम प्राइस। और फिर जब मार्केट में वो पूरी तरह से एंटर कर जाएगा उसके बाद वो प्राइसेस को बढ़ाना शुरू करता है। तो ये स्किमिंग और पेनिट्रेशन का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इनिशियल हाई प्राइसेस की बात करी गई थी तो क्वेश्चन का आंसर स्किमिंग आएगा। उसके बाद आपका आता है कोस्ट बेस्ड। कोस्ट बेस्ड में तो वही होता है, जितना आपका कोस्ट है, जितना आपका मान लो 100 रुपीज कोस्ट आया है आउटपुट का, तो उसमें 10% आपने ऐड कर दिया मार्जिन, और 110 रुपीज पे आपने वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसको आप कोस्ट बेस्ड बोलते हैं। फिर आपका आता है कंपटीशन बेस्ड। कंपटीशन बेस्ड होता है भाई जिसमें आपका जो एट 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 पैरिटी, एट कॉम्पिटिटर्स पैरिटी, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो बन के मान लो 90 रुपीज में ही तैयार हो गया, लेकिन मार्केट में वही प्रोडक्ट आपका 110 रुपीज का बिक रहा है, तो आप उसमें ये नहीं डिसाइड करेंगे कि 10% ऐड करके हम जो जो प्रोडक्ट है वो 99 का बेचते हैं, नहीं। अब आप 110 का ही बेचेंगे क्योंकि उतने में वो प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसको बोलते हैं कंपटीशन बेस्ड, यानी कॉम्पिटिटर के प्राइसेस को ध्यान में रख के आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस का निर्धारण करते हैं। कुछ 40-50 तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हैं, करवा देंगे ये आपको। एक क्वेश्चन आता है इनमें से, हमेशा ही आता है। फिर उसके बाद आता है जीएसटी वुड नॉट बी चार्ज ऑन गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। जो आपका जीएसटी है ना, ये एक्सपोर्ट गुड्स पे नहीं लगता। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो सिंपली अगर आपने जीएसटी एक्ट पढ़ा है तो उसमें ये वी डोंट एक्सपोर्ट दी टैक्सेस, वी एक्सपोर्ट दी गुड्स, ओके। वी डोंट एक्सपोर्ट यानी निर्यात जो किया जाएगा वो वस्तुओं का किया जाएगा, टैक्सेस का निर्यात नहीं करते हैं हम। तो एक्सपोर्ट गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। भारतीय जीएसटी कानून के अनुसार निर्यात को जीरो रेटेड सप्लाई या शून्य रेटेड आपूर्ति माना जाता है, अर्थात इसका अर्थ है कि भारत में वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो ये किस किस प्रिंसिपल के बेस पे? जीरो रेटेड सप्लाई के बेस पे आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है जो यहाँ से एक्सपोर्ट करी जानी है, एक्सपोर्ट का मतलब समझते हो ना, यहाँ से किसी और देश में सप्लाई करी जानी है, उसके ऊपर फिर हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो महंगी हो जाएंगी, वहां पे जाके महंगी बिकेंगी, तो हम ये नहीं करेंगे ना, हम एक्सपोर्ट को जितना हो सके बढ़ावा देते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आप किश्तों पे कोई वाहन खरीदते हैं तो आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट इज द अमाउंट पेड बाय द हायरर टू द हायर वेंडर, अब हायरर तो होता है जो परचेज कर रहा है, यानी ये तो होता है आपका बायर, ये तो होता है आपका बायर, और हायर वेंडर होता है आपका सेलर। थोड़ी सी इस लैंग्वेज की वजह से हो सकता है क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगे, अदरवाइज इसमें कुछ है ही नहीं। तो कहता है कि जो बायर है वो हायर वेंडर को अपना कॉन्ट्रैक्ट या अपना एग्रीमेंट साइन करते हुए या फिर डिलीवरी लेते हुए गुड्स और सर्विसेज की एक पेमेंट करता है, उस पेमेंट को क्या बोलते हैं आप? तो इस पेमेंट को आप डाउन पेमेंट बोलते हैं। इंस्टॉलमेंट बाद में दी जाती है, हायर परचेज इस प्रोसेस का नाम है। रॉयल्टी माइनिंग या बुक्स कॉपीराइट वगैरह पे दी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, the initial payment made at the time of signing the agreement or receiving the goods is called the down payment. It is usually a lump sum amount paid upfront.
यानी कि आमतौर पर एक मुश्त राशि का भुगतान जो किया जाता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते समय, ये मान लीजिए 1 लाख रुपए का कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल का, सेल का, हायर परचेज का, उसमें से मैंने कह दिया कि 15,000 रुपए तो अभी, और बाकी के जो बचे हुए 85,000 है वो हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। तो जो ये 15,000 है ना, इसको आप फिर बोलते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है जी। अकाउंटिंग के बेसिक्स के से एक क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन था, ये समझ लीजिए टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन मुश्किल तो है ही नहीं है इसमें। ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो है 57%। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 4 लाख है, तो सेल्स क्या होगी, क्या होगी? ये तो बिल्कुल मैथ्स का इजी सा क्वेश्चन है जो हम पढ़ते हैं। देखना एक बार, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो है 57, सेल्स है या ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका वो है ये, और सेल्स आपकी दी हुई नहीं है, वो आपने निकालनी है। तो कैसे निकाल लोगे आप इसको? जो अगर आपकी जो ये सेल्स की अमाउंट है इसको आप 57% मान लेना, और इसको इसका 100 कितना हो जाएगा, फिर इसका 100 जो देखो, सिंपल सा करके बताती हूँ आपको। देखना, 4 लाख रुपए जो है ये वैल्यू है 75% की, तो हमारे पास हमें निकालनी कितनी है, 100% की वैल्यू कितनी होगी? कैसे करते हैं? 4 लाख डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाइड 100, आपका जो आएगा वो ये आ जाएगा। सॉरी 75 नहीं है, ये 57 है, ये 57 है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन 57, इसको सॉल्व करिए, ऑलमोस्ट 7 lakhs आएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। न्यूमेरिकल्स तो कुछ थे ही नहीं अच्छे, ऐसे सारे सारे ही ऐसे हैं, या तो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ज़्यादातर दिए हुए हैं। अकाउंटिंग में भी कोई अच्छा न्यूमेरिकल नहीं आया हुआ है, जो अगर हम मान लें कि रेशो से या फिर इस प्रकार का कोई भी जनरल जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे वही क्वेश्चंस आए हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 कहता है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व। अच्छा, ये अपना क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है साइंस का, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन टेस्ट का आंसर है। मैं इस क्वेश्चन को नहीं एक्सप्लेन करूंगी, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो, फिर भी एक बार देख लो, किसी ने क्वेश्चन पेपर ना देखा हो तो। श्वसन में उत्पन्न CO2 की मात्रा और उपभोग की गई O2 की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहलाता है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैज बीन डिफाइंड बाय विच सेक्शन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कई बार पूछा जाता है, इसका सेक्शन है सेक्शन 22, याद कर लेना, इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद है पाइथन। पाइथन का फिर अगेन लैंग्वेज का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए कौन सा कंकेटेशन ऑपरेटर यूज करा जाता है? आई डोंट नो व्हाट इज दिस, तो इसको प्लस है, इसका जो ऑफिशियल आंसर था वो प्लस था पाइथन का। उसके बाद है द ऑडिटर शुड प्रोसीड टू वाउच द डे बुक और द सेल्स बुक which records only which type of sales? अच्छा, द ऑडिटर शुड प्रोसीड टू वाउच द डे बुक और द सेल। अच्छा, सेल्स बुक में या आपकी सेल्स डे बुक है उसमें तो केवल आपकी क्रेडिट सेल्स ही आती हैं, कैश सेल्स जो होंगी आपकी वो फिर आपकी कहाँ चली जाती हैं? वो आपकी कैश बुक में चली जाती हैं, वो आपकी कैश बुक में चली जाती है। तो इसमें आपको केवल ये अंतर अगर पता होता कि कैश बुक में एंट्रीज करी जाती हैं आपकी कैश सेल्स की, और क्रेडिट सेल्स की एंट्री करी जाती है आपकी सेल्स बुक में। तो ये क्वेश्चन आसान था। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन देखना। द सेल्स बुक रिकॉर्ड्स ओनली द क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, सॉरी, अ कार्ड मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ द रिसिप्ट्स एंड इशू ऑफ द मटेरियल ऑफ द रिसिप्ट्स एंड इशू ऑफ द मटेरियल्स। मटेरियल्स मैनेजमेंट में से क्वेश्चन है,
एक कार्ड जिसमें आपका जो भी मटेरियल आपको मिला है या जो भी आपने इशू किया है उसकी एंट्रीज की जाती हैं, उसको आप बिन कार्ड बोलते हैं। बिन कार्ड, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, ये बिन कार्ड होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, नहीं भी पढ़ा होता तो भी आ जाता, ऑप्शन देख के पता चल जाता। तो बिन कार्ड जो है इसका यूज किया जाता है स्टोर्स में टू रिकॉर्ड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल issued or received and the balance thereof. It is updated every time materials are received or issued from the bin. ऐसा ना, एक ये मान लो कि ये आपका एक टोकरा है, ये आपका एक टोकरा है जिसको हम बिन बोल रहे हैं। उसमें से आपने मटेरियल इशू करना है या फिर आपने मटेरियल इसके अंदर ही लाके रखना है। तो यहाँ से जब भी आपका कोई नया मटेरियल आ रहा है या फिर कोई भी मटेरियल आप इशू कर रहे हैं, तो हर टाइम यहाँ से क्या है कि एंट्री करी जाती है। जिस कार्ड में ये एंट्रीज की जाती है उस कार्ड को आप बोलते हैं बिन कार्ड। ठीक है, ये आ रहा है मटेरियल और यहाँ से जा रहा है, और यहाँ पे आपका बिन कार्ड होता है जिसके अंदर ये सारी की सारी बिन कार्ड, जिसके अंदर ये सारी की सारी जो आपकी एंट्रीज हैं वो की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कहता है द टर्न ओवर रिक्वायर्स वर्किंग आउट ऑन हाउ लॉन्ग इन्वेंट्री इज टू बी हेल्ड बिफोर इट गेट्स टू सोल्ड आउट। टर्नओवर यह जानने के लिए कार्य करता है कि बिक्री से पहले इन्वेंट्री को कितने समय तक रखा जाना चाहिए। तो ये कौन सा टर्नओवर आपको बताएगा? सेल्स टर्नओवर तो बताएगा नहीं, क्योंकि सेल्स टर्नओवर तो आपका सेल्स की फ्रीक्वेंसी को बताता है। इन्वेंट्री टर्नओवर आपको ये बताता है कि कोई भी जो मटेरियल है वो बन गया है, अब आप ना वो वाला वो देखना, एक थोड़ी सी ये चीज आपको याद आ रही होगी, मैं थोड़ा रिकॉल करवा दूं। जब भी आप एक कोई वो रॉ मटेरियल लाते हैं, उसको फिर प्रोसेस किया जाता है, वो फिर कन्वर्ट या प्रोसेस चलता है, फिर वो आपका कन्वर्ट होता है इसमें फिनिश्ड गुड्स में। फिर आपकी जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं उसको इन्वेंट्री में रखा जाता है। वो इन्वेंट्री जो होती है वो आपकी सेल की जाती है। अब इसके बीच का जो टाइम है ना, ये इन्वेंट्री रखने और सेल्स करने के बीच का जो समय है, ये समय आपको बताता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा हुआ है ना, यह इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात से संबंधित है जो यह मापता है कि किसी अवधि में इन्वेंट्री कितनी बार बेची और पुनः भरी गई। यह इन्वेंट्री की औसत होल्डिंग समय को, यानी एवरेज होल्डिंग पीरियड जो आपका इन्वेंट्री का है उसको जानने में, निर्धारित करने में, क्योंकि ज्यादा दिन तक इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, आपके वेयर हाउस का किराया लग रहा है, उससे आपको नुकसान हो रहा है। इसलिए ये वाली रेशो जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में निर्धारित की जाती है, डिसाइड की जाती है, कम से कम रखी जाती है। What does the secondary memory in the computer system typically refers to? कंप्यूटर सिस्टम में सेकेंडरी मेमोरी आमतौर पर किसे कहते हैं? तो आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये प्राइमरी मेमोरी है, रोम है प्राइमरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क भी है प्राइमरी मेमोरी, कैश जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। नहीं, कैश तो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क जो अपन अलग से बाहर रखते हैं वो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। मार्क कर लेना, ये गलती हुई हुई है मार्क करने में, ये हाईलाइट करने में गलती हुई हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मुझे भी आता है। फिर उसके बाद आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के ईस्ट में, हरियाणा की इस तरफ कौन सा स्टेट है? अपना उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी इन दोनों के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है? दिस इज आर यमुना रिवर। तो हरियाणा shares its eastern borders with उत्तर प्रदेश, hence यूपी is located to the east of हरियाणा। ठीक है जी, हरियाणा की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, अतः उत्तर प्रदेश हरियाणा के पूर्व में स्थित है। A contract is an agreement enforceable by law. A contract is an agreement enforceable by law. क्या है ये? ये तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट की? वॉइड, जो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो यही है। A contract is an agreement which is enforceable by law. तो इसका आंसर जो है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आएगा। उसके फिर आपके ये अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड तो वो होता है जो शुरुआत से ही वॉइड होता है, वॉइड अब इनिशियो, जिसका कुछ किया है, जो जो आपका इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, जो एक एग्रीमेंट ही नहीं बनना था।
जो एक एग्रीमेंट ही नहीं बनना था, बन गया किसी रीजन से, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा उस टाइप का, वो दैट वाज वॉइड। वॉइडेबल क्या होता है, एक पार्टी के एंड पे जो वॉइड वॉइड करार किया जा सके उसको आप वॉइडेबल बोलते हैं, यानी एक पार्टी के एंड पे। वॉइडेबल जो है ही ऐसा कि जिसको एनफोर्स किया ही नहीं जा सकता। अनफोर्सिएबल क्या होता है, जो किसी सर्कमस्टांस की वजह से इन फ्यूचर अनएग्जीक्यूटेबल हो जाए, यानी मान लो कोई कलाकार था, उसको हमने मूर्ति बनाने का काम दिया हुआ था, मूर्ति बनाने का काम दिया हुआ था, लेकिन किसी एक्सीडेंट में उनके हाथ चले गए, तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका अनएनफोर्सिएबल हो गया, उसको अब एनफोर्स नहीं किया जा सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ना ये सेक्शन 2H भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। हो सकता है आगे पेपर में आपसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपसे पूछ लिया जाए, तो सेक्शन 2H है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एंड सच एग्रीमेंट आर कॉल्ड वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, तो इसको वैध अनुबंध बोलते हैं। हाँ, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं? 6 राइट्स होते हैं, 3 दिए हुए हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज। The Consumer Protection Act provides several rights to the consumer, including right to safety, right to inform, right to choose, right to be heard, right to redressal, and इस प्रकार के right to be informed, ये आपके 6 rights हैं, याद कर लेना। उसके बाद आता है a dash is a variable that stores the memory address of the other variable, तो इसको pointer बोलते हैं। अगेन मैं ज़्यादा इस पे डिस्कस नहीं करूँगी, मुझे नहीं आता। सी, ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं पर मैं डिस्कस क्यों नहीं कर रही, इसका रीजन है क्योंकि इसमें अगर मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई गलती होगी तो वो पॉइंट्स आप पकड़ लेंगे, इसलिए मेरा एरिया केवल कॉमर्स है और मैं केवल कॉमर्स के ही क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। द लिस्टिंग प्रोसीजर ऑफ एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आर क्या होते हैं? इसमें ना सबसे पहले अप्रूवल ऑफ एमओए एंड एओए, जो भी आपकी कंपनी के चार्टर ऑफ द कंपनी यानी एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन कम्स योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर उसके बाद है उसका ड्राफ्ट, जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसको अप्रूव कराएंगे आप, उसको अप्रूव कराएंगे आप, फिर उसके बाद आप सबमिट करवाएंगे एप्लीकेशन। तो ये तीनों ही स्टेप्स इसमें आते हैं, ठीक है जी। एनएससी में अगर आप अपना कोई स्टॉक रजिस्टर करवाना चाहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। सर छोटू राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? रोहतक में हुआ था। उसके बाद है सर छोटू राम जी जो एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, एक राजनेता भी थे, उनका जन्म 1881 में हरियाणा के रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ था। हरियाणा जीके का क्वेश्चन है, हरियाणा जीके के क्वेश्चन सारे इजी थे। नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसमें ग्रॉस एक दो कॉन्सेप्ट आते हैं ना आपके, देखना भाई एक बार बता दूं थोड़ा सा लिख के तुमको, देखना। एक तो आता है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जिसको आप बोलते हैं टोटल ऑफ करंट एसेट्स। एक आपका आता है नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जिसको तुम बोलते हो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नेट वर्किंग कैपिटल, तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा जो क्वेश्चन गलत हो जाए, बहुत ही, मैं कह रही हूँ ना पूरा क्वेश्चन पेपर ही बड़ा इजी था ये। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है इज अ प्रोसीजर बाय विच pertinent information is obtained about a job, about, again मैंने तुमको ना बताया था ये जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन तीनों का अर्थ जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। क्या मतलब है इन तीनों का? देखो एक बार फिर से बता देती हूँ। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन के तुम्हारे दो आउटकम्स होते हैं, एक को बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन, एक को बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? तुम्हारा जॉब के बारे में सारी जानकारी। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? तुम्हारा जॉब के बारे में सारी जानकारी। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन
तुम्हारा जो भी पर्सन है जिसने वो जॉब परफॉर्म करनी है, पर्सन के बारे में पूरी जानकारी। स्पेशल पर्सन आएगा कोई एक स्पेशल काम करने के लिए, इसीलिए इसे आप जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। और जॉब डिस्क्रिप्शन यानी आप अपनी जॉब को डिफाइन करिए तो उसको आप जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, ये दोनों रिजल्ट किसके होते हैं? जॉब एनालिसिस के। एक आपको काम दिया है पढ़ाने का, टीचिंग का, उसे आप एनालाइज करें। उसको एनालाइज करके आपने ये देखा आपका जो काम है ये होगा लेक्चर डिलीवर करने का। दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क, जिसको आप बोलेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। जो पर्सन इस काम को करेगा, ही शुड बी ए वेल क्वालिफाइड पर्सन। जैसे कि उसकी कोई आपने कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट उसका देख रखा हो कि वो नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो एच टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, टीजीटी होना चाहिए, पीजीटी होना चाहिए, ये चीजें। तो वो जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके पर्सन की है, ना कि उस जॉब की। तो आई होप आपको ना ये दोनों चीजों में मीनिंग जो इनका है वो क्लियर हो गया होगा कि जॉब स्पेसिफिकेशन किसे कहोगे और जॉब डिस्क्रिप्शन किसे कहोगे। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप जॉब को डिस्क्राइब करेंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन में आप उस पर्सन को डिस्क्राइब करोगे जिसने वो जॉब करनी है। और ये दोनों किसके रिजल्ट हैं? ये दोनों आपके जॉब एनालिसिस के रिजल्ट हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? एक प्रक्रिया जिसके द्वारा नौकरी के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त आपको की जाती है, तो इसको आप जॉब एनालिसिस बोलते हैं। A statement of sources and application of cash in a period is called कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। एक्सप्लेनेशन: अ कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज how changes in the balance sheet accounts affect cash and cash equivalents, categorizing into operating, investing and financing activities। ठीक है, तो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ था भाई। आगे वाला अगेन कंप्यूटर का क्वेश्चन है, पढ़ लेना, पीडीएफ में पढ़ लेना, पीडीएफ में। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एम आई एस की कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन है। बिजनेस ड्रिवन, क्या ये व्यवसाय से प्रेरित होता है? ऑब्वियसली ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता, ये बिजनेस के लिए किया जाता है, तो ये व्यवसाय से ही प्रेरित होता है। हैवी प्लानिंग, यस बिल्कुल की जाती है, ऐसे ही नहीं इम्प्लीमेंट कर दिया जाता। इंटीग्रेटेड होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसके अंदर ना और भी जैसे मार्केट रिसर्च होता है, आपका मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ही आता है वो भी। फिर इसके अंदर आपके 5-6 कंपोनेंट्स आते हैं, मार्केटिंग में हम पढ़ते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें इंटीग्रेट होती हैं आपस में। इसीलिए जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो ऑल ऑफ दी अबव आएगा। उसके बाद आता है जी आपका क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट ईच कंपनी हैज टू कंडक्ट एन एनुअल जनरल मीटिंग इन ईच ईयर। हर साल। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशंस पूछी गई हैं या तो बिल्कुल बेसिक से सेक्शंस पूछे गए हैं। तो अंडर सेक्शन 166 हर साल कंपनी ने एक एजीएम बुलानी होती है, उसका सेक्शन पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है एनालॉजी का क्वेश्चन है। जैसे फूड का रिलेशन है पेट से, वैसे फ्यूल का रिलेशन है इंजन से। कॉजेज ऑफ लो सॉरी कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, इनमें से कौन कौन से लो प्रोडक्टिविटी के या फिर निम्न उत्पादकता के कारण हो सकते हैं? जैसे आपके डिमोग्राफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ये सारे ही फैक्टर्स हो सकते हैं। पर्सनल फैक्टर हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, कि कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जो उत्पादकता है उसमें गिरावट आई हो सकती है। जैसे कि जनसांख्यिकी, आयु बढ़ रही है, लोगों की बूढ़े हो रहे हैं, या शिक्षा कम हो रही है, या फिर संस्थागत या फिर नीतिगत ढांचा ऐसा कि जो आपकी पॉलिसीज हैं वो कुछ बदल गई हैं। अब जो काम पहले लोग जैसे करते थे वैसे उन्हें किया नहीं जाने दे रहा, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जैसे पुरानी हो गई है मशीनें, या ऑटोमेशन नहीं है, अपडेट नहीं हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी जो है वो दिक्कत हो सकती है, प्रोडक्शन कम हो सकता है। उसके बाद आपका इन्वेंट्री लेवल से क्वेश्चन है। एक पूछा गया है कि विच लेवल नॉर्मल at which what is which is the level at which normally any normal issues of the material are stopped and issues are made only under specific instructions। तो एक आपका ना डेंजर लेवल आता है,
डेंजर लेवल पे क्या होता है, हम ना इतना सा बफर बना के रखते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आए कि इस स्टॉक को आप रिलीज करें, आप उस स्टॉक को रिलीज नहीं करते। तो वो पूछा गया था अंडर अंडर दी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। जब बात करी जाती है इशू करने की मटेरियल को, तो उसको आप बोलते हैं डेंजर पॉइंट। डेंजर लेवल इज द क्रिटिकल पॉइंट वेयर स्टॉक इज सो लो, इतना कम है, इतना कम है, स्टॉक इतना कम हो जाता है कि सामान्य सामग्री निर्गमन बंद कर दिया जाता है। जो आपका रेगुलर इशू होता है वो इन्वेंट्री का, वो होने ही नहीं दिया जा रहा, वो बंद कर दिया जाता है और केवल आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दी जाती है इन्वेंट्री इशू करने की। जैसे राशन की कमी आ गई है और केवल तभी जब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो तो उसी समय आप उसे इशू करें, अदरवाइज उसका स्टॉक जो है जब तक कि नया स्टॉक ना आ जाए उसे मेंटेन करके रखा जाए, तो उस लेवल को आप बोलते हैं डेंजर लेवल। ठीक है, डेंजर लेवल। उसके बाद आता है जी आपका क्वेश्चन नंबर 80। कहता है द डेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, date of the first financial statement that explicitly states that they comply with IFRS। तो जब यह तिथि वह तिथि है जब पहली वित्तीय रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वे IFRS की अनुपालना करती हैं, तो इसको आप बोलते हैं ट्रांजिशन डेट। ठीक है जी, याद कर लेना। जो आपकी ट्रांजिशन डेट है ना वो ये बताती है कि आज की डेट से हमने IFRS को कंप्लाई करना शुरू कर दिया है। ये आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं उसमें मेंशन करते हैं ट्रांजिशन डेट। ओके, उसके बाद आता है अगेन वही है सिंटेक्स, पाइथन में ये वाला यूज करा जाता है, उसका क्या मतलब देख लेना, पढ़ लेना। क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर, सारे ही होते हैं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं इसमें। तो ये तीन पूछे गए थे, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर था। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी होता है, नेम क्लॉज भी होता है, बहुत सारे क्लॉज होते हैं। द वर्ड मार्केट इज डेराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, लैटिन से। आपका मार्केटिंग का, चाहे आप रूरल मार्केटिंग का ले लें, चाहे आप जनरल मार्केटिंग का ले लें, मार्केटिंग एनवायरनमेंट हरियाणा का ले लें, कहीं हर जगह ही आता है कि ये वर्ड कहाँ से डराइव हुआ था। पहली लाइन ही हम ये पढ़ते हैं, तो ये लेटिन से डराइव हुआ था। लेटिन का कौन सा वर्ड था आपका, ये वर्ड था मेरकाटस। हो सकता है आगे आपसे कभी ये वर्ड भी पूछ लिया जाए। तो मेरकाटस लेटिन वर्ड है जिससे आपका जो शब्द है मार्केट, इंग्लिश का जो शब्द है, इंग्लिश तो पूरी मांगी हुई लैंग्वेज है, उसमें अपना कोई शब्द है ही नहीं। या तो हिंदी से लिए हैं, या संस्कृत से लिए हैं, या इन्होंने लैटिन से लिए हैं, या इन्होंने कोई और भाषा से ले लिए हैं। जिसका मतलब होता है मेरकाटस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84। द अर्लीस्ट पार्ट्स ऑफ राजा नाहर सिंह पैलेस वर कंस्ट्रक्टेड बाय हिज एंसेस्टर्स। राजा नाहर सिंह के महल के प्राचीनतम हिस्से किस पूर्वज के द्वारा बनाए गए थे? राव बलराम के द्वारा बनाए गए थे। इजी। बल्लभगढ़ का फोर्ट जो है उसके जो 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 शुरुआती कंस्ट्रक्शन है वो किसने कराई थी? तो राव बलराम ने 18वीं सदी में बनवाना ये शुरू करा था जी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84। determination of full value of the consideration of land building or both under which section of income tax act। इनकम टैक्स एक्ट के कौन से सेक्शन के अंतर्गत आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है या दोनों है उनकी फुल वैल्यू का जो है जो डिटर्मिनेशन है वो किया जाता है, बताइए। सेक्शन 50 क्लॉज सी। ये वो वाला क्वेश्चन है जो आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप छोड़ दें या तुक्का मार के ठीक कर लें, कोशिश करें। सारे सेक्शंस तो याद करने नहीं बैठेंगे ना। डैश इज अ स्टेटमेंट शोइंग द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डेट। भाई 11वीं क्लास का क्वेश्चन है, एक कोई भी बच्चा 11th क्लास का आपको बता देगा कि बैलेंस शीट जो होती है एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है और जो आपकी फर्म है उसकी एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को वो शो करती है। ठीक है जी, उसके बाद स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं होता। एज अ कंप्लीट इज अ कंप्लीट इनमरेशन ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द ब्रह्मांड। यूनिवर्स, यूनिवर्स की ये है ना ट्रांसलेट किया हुआ है। इसके अंदर यहाँ जनसंख्या आना है, जनसंख्या। जनसंख्या की प्रत्येक इकाई की पूर्ण गहनता या पूर्ण उसकी गणना करना, उसको क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं। सैंपल तो वो होता है ना, एक पूरी पॉपुलेशन में से छोटा सा हिस्सा निकाल के उसको इनोमरेट करना, उसके ऊपर स्टडी करना, तो सेंसस इसका उत्तर आएगा। उसके बाद है डैश इज अ टेक्निक बाय विच न्यू एम्प्लॉय
New employee is rehabilitated into his surroundings and introduced to the practices, policies and purpose of। अच्छा, नया नया कोई आया है एम्प्लॉई आपकी संस्था में, उसको नए नए को आपकी संस्था की प्रथा, नीति और उद्देश्य से परिचित कराया जा रहा है, तो इसे आप इंडक्शन बोलेंगे। जैसे घर में जब नई बहू आती है तो उसका इंडक्शन प्रोग्राम चलता है कई दिनों तक, वैसा ही जब एक कोई एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसका भी इंडक्शन प्रोग्राम चलता है कई दिनों तक। वो क्वेश्चन पूछा गया था कि इस शब्द को क्या कहेंगे आप। प्लेसमेंट तो है प्लेस करना, और प्लेसमेंट के बाद इंडक्शन होता है, फिर जॉब एनालिसिस वही होता है जिसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन और आपका जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिजाइन होता है कि जॉब को का डिजाइन क्या है। उसके बाद which environment is strongly affected by law pertaining to the competition, प्राइस सेटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा। तो ये कौन सा आपका एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपकी कंपटीशन से प्राइस रिलेटेड या फिर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट्स जो होती हैं उनको देखा जाता है, तो ये आपका होगा लीगल एनवायरनमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, this district of Haryana has highest percentage of rural population as per census 2011। मेवात में सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं। हरियाणा जीके का क्वेश्चन है। डैश रिपोर्ट are not planned in advance and have to be designed and produced depending upon the requests। तो ये यूजर रिक्वेस्ट पे बनाई जाने वाली रिपोर्ट्स होती हैं, पहले से बना के नहीं रखते, इसको आप एडहॉक रिपोर्ट्स बोलते हैं। रेगुलर रिपोर्ट्स वो होती हैं जो रेगुलरली आप बना के रखते हैं। एक्सेप्शनल वो होती हैं जो किसी इंक्वायरी की वजह से आप कभी कभी हो सकता है किसी अपवादित सर्कमस्टेंसेस में बनाए, रेगुलरली नहीं बनाई जाती। एडहॉक रिपोर्ट्स वो होती हैं जो किसी यूजर की या उपयोगकर्ता के अनुरोध या रिक्वेस्ट पे बनाई जाती है। ठीक है जी। उसके बाद विच मेथड इज यूज टू राइट अ सिंगल स्ट्रिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। मुझे नहीं पता, इसका ऑफिशियल आंसर WRITE था। फिर उसके बाद है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स आर contracts that give the holder the right to sell ordinary shares at specified price for a given period। इसके अंदर ना दो चीजें आती है, मैंने जैसे याद किया हुआ है मैं वैसे आपको याद करवा देती हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार फिर से। प्रश्न कहता है साधारण शेयरों पर ऑप्शन ऐसे अनुबंध होते हैं जो धारक को एक निर्दिष्ट मूल्य पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए शेयर बेचने का अधिकार प्रदान करता है। यानी शेयर बेचना है और उसका अधिकार वो आपको दे रहा है कब, एक निर्दिष्ट मूल्य यानी प्री डिफाइंड आपका कोई स्पेसिफाइड प्राइस है एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अंदर। यानी मैंने कह दिया कि आने वाले 5 दिनों के अंदर अंदर आप इस शेयर को 50 रुपए के ऊपर आप मुझे बेच सकते हैं, ये मैं आपको अधिकार देती हूँ। चाहे शेयर का वैल्यू उस समय मार्केट वैल्यू 5 रुपए ही हो, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मुझे 50 रुपए में बेच सकते हैं, ये आपको अधिकार है। इसको तो आप बोलते हैं पुट ऑप्शन। पुट पुट वेयर एज अगर मैं ये कह दूं कि आपका ये जो शेयर आज आपके हाथ में है इसकी मार्केट वैल्यू आज 10 रुपए है, मैं ये कह रही हूँ कि आज से 5 दिन के बाद मुझे एक अधिकार मैंने आपसे खरीद लिया कि ये वाला शेयर मुझे खरीदने का अधिकार है आपसे 10 ही रुपए में, चाहे उस समय इस शेयर की मार्केट वैल्यू 100 रुपए क्यों ना हो। तो ये होता है आपका राइट टू बाय। राइट टू बाय। और वो था आपका राइट टू सेल। इसको आप बोलते हैं कॉल, उसको आप बोलते हैं पुट। मैंने ना इसको ऐसे याद किया हुआ है, जब भी आप बात करेंगे, जब भी मैं आपको कहूँ कि पुट पुट ऑप्शन पुट ऑप्शन पुट टू सेल, मैंने ऐसे याद किया हुआ पुट टू सेल यानी बेचने के लिए रख दिया है, आइए और इसे खरीद ले जाइए हमारा जो शेयर। एंड कॉल टू बाय, जैसे हम ना उसमें जैसे हम रिसर्च पेपर का अगर ना कॉल फॉर पेपर्स, कॉल कॉल फॉर पेपर्स, तो यहाँ हम ऐसे इसको रिलेट करेंगे कॉल टू बाय, कॉल टू बाय, कॉल टू बाय एंड पुट टू सेल। इतना ही क्वेश्चन था। पुट टू सेल, सेल करने का ऑप्शन आपके पास आ जाता है, आपके पास राइट आ जाता है। इन फ्यूचर आप एक स्पेसिफाइड प्राइस पे आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं, उसको आप पुट ऑप्शन बोलते हैं।
कॉल होता है कि आप एक स्पेसिफाइड प्राइस पे इन अ गिवन पीरियड इन फ्यूचर आप उसे खरीद सकते हैं, तो उसको आप कॉल ऑप्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन आर, प्रमोशन के कितने प्रकार होते हैं। प्रमोशन के कितने प्रकार होते हैं? एक तो आपको पर्सनल सेलिंग है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिसिटी है, सेल्स प्रमोशन है, डायरेक्ट मार्केटिंग है। ये सारे ही होते हैं, सारे ही होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर आ जाएगा। सिंपल। ये क्या क्वेश्चन था? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन देखना, फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन आर, ये वो वाला प्रमोशन नहीं है एचआरएम वाला, ये है आपका मार्केटिंग वाला प्रमोशन, जिसमें आपने पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स करनी होती है, सारी चीजें करनी होती हैं। याद आया होगा आपको बताने के बाद, मुझे लगता है। उसके बाद है विच टाइम फॉर विच द एम्प्लॉयर पेज बट फ्रॉम विच ही ऑब्टेन्स नो प्रोडक्शन। तो ये कौन सा ऐसा टाइम होता है जिसके लिए एम्प्लॉयर पे तो कर रहा है लेकिन उसको कोई भी आउटपुट या प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो आपका आइडल टाइम होता है। ओवर टाइम जो होता है उसमें काम कर रहा है आपका वर्कर, उसके लिए आप उसे पेमेंट कर रहे हैं, यानी आउटपुट वहाँ पे जनरेट होता है। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल वो होता है जो किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो जाता है नुकसान, आउटपुट उसमें भी आपको मिल रहा होता है। नॉर्मल तो नॉर्मली जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए दी गई वेजेस को आप नॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद आता है मुख्यमंत्री बागवानी बागवानी फसल बीमा, बागवानी बीमा योजना हरियाणा में जो इम्प्लीमेंट करी गई थी, किसको इंकरेज करने के लिए इम्प्लीमेंट की गई थी। इसमें ना दो तीन आए हैं, देख रहे हो अपना खेती से। एक तो हमने वो देखा था, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, वो थी आपकी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ये है आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी बाग लगा लीजिए, जो ऑरेंज के बाग हैं, अमरूद के बाग हैं, बेर के बाग हैं, उस टाइप के बाग लगा लो। उसके लिए बीमा कर के दे रही है हरियाणा सरकार, तो उस योजना पे क्वेश्चन आया हुआ है। अभी एक था प्राण वायु वन देवता योजना, प्राण वायु, तो ये ना उस समय के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, कर लेना। करंट अफेयर्स करते रहा करो। मैं तो जहाँ से करती थी वो ना एक स्टार IQ करके चैनल है, वहाँ एक आता है, रोज आती है एक, सुनील सर पढ़ाते हैं, सुनील बिश्नोई, उनकी रोज सुबह आती है एक करंट अफेयर्स की वीडियो, उसमें से ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। उससे बाहर कहीं नहीं है। मेरे टीचर, मैंने मतलब हरियाणा जी के उनसे पढ़ी है। उसके बाद आता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस परसेंटेज 4%। HESC बोलते हैं ना इसको, HECS। फिर आपका ये तो इजी था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, फुल फॉर्म पूछिए। उसके बाद है हु इज द, अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ, उस समय के जो थे आपके जस्टिस शील नागू थे, बने ही थे तभी, ये भी करंट अफेयर्स का है। अब देख लेना कौन है, उस समय के वो थे। उसके बाद आपका आता है जहाँ पे r इज इक्वल टू +-1, इट मीन्स दैट देयर इज अ परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स। जो आपका अगर r है वो +1 है, अगर आपका r है इट इज +1, तो इसको आप बोलते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। r अगर आपका -1 हो तो इसको बोलते हैं परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। r 0 है तो नो कोरिलेशन, तो पॉजिटिव आएगा, परफेक्टली पॉजिटिव। इजी था क्वेश्चन। यहाँ पे होता है आपका पेपर समाप्त, पूरा डिस्कशन। कौन सा पेपर था आपका? ये सीईटी का पेपर था, मेंस सीईटी मेंस का पेपर था ये, कॉमर्स का। तो सीईटी मेंस कॉमर्स का पूरा पेपर हमने कर लिया है। क्वेश्चन पेपर कोई भी करो, कोई भी क्वेश्चन पेपर करो, उस क्वेश्चन पेपर को ऐसे ही करना जैसे मैंने ये पेपर आपको कराया। उससे आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चंस इन फ्यूचर बन सकते हैं उस पर्टिकुलर यूनिट से या उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो वो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है इसीलिए। सो वीवर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। एंड अपना फीडबैक ज़रूर लिख देना कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई है नहीं आई है, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी आपका फीडबैक हो, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि उससे मुझे थोड़ा सा ये रहे कि इन फ्यूचर जो भी वीडियोस लानी है उसमें थोड़ा मोटिवेशन रहता है इस चीज़ से। सो दैट इज़ ऑल। एंड शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कभी कभी कोई कोई वीडियोस में डाल देती हूँ काम की, तो वो वैसे तो 2 ही 4 वीडियोस हैं अभी तक, लेकिन इन फ्यूचर मैं कुछ प्लान कर रही हूँ कि आपको थोड़ा कंटेंट दे दूंगी मैं कॉमर्स का, जो मुश्किल लगने वाली चीजें हैं, इसी तरह से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका थोड़ा डिस्कशन हम कर लेंगे। तो उसके लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको जो इसकी नोटिफिकेशन है मिलती रहेगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।